अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की। 2 दिन पहले उन्होंने अपना 88वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता का जिक्र किया। लगभग 65 साल से भारत में शरण लिए हुए दलाई लामा, जो खुद को भारत का बेटा कहते हैं और भारत ने भी उनको हमेशा सम्मान दिया, आज चीन के साथ खड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम तिब्बत की आजादी नहीं चाहते हैं, हम चीन के साथ ही रहना चाहते हैं और चीन से चर्चा ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरीके से चल रही है। इसके क्या मायने हैं? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत ने पूरी दुनिया से दलाई लामा के हिंदुस्तान में होने से दुश्मनी ली। चीन लगातार भारत से नाराज रहा इस बात को लेकर और आज दलाई लामा चीन के पक्ष में खड़े और अपने 65 साल पुराने तिब्बत की आजादी के स्टैंड से हटकर चीन के साथ ही तिब्बत के रहने की बात कर रहे हैं। आखिर उनके इस मिशन में बदलाव क्यों आया? दलाई लामा का यह कहना कि वे तिब्बत की आजादी नहीं चाहते, चीन के साथ ही रहेंगे और चीन उन्हें ऑटोनॉमस स्थिति दे दे जिसके बाद वे तिब्बती रहन सहन और संस्कारों को मानेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वे चीनी अफसरों के साथ आधिकारिक और अनधिकारिक दोनों तरह से बातचीत करने को राजी हैं, वे उनके साथ संपर्क में भी है। क्या दलाई लामा जैसे धर्मगुरु ने पहली बार यह बात कही है या अचानक से कही है? ऐसा नहीं है। दलाई लामा ने 6 महीने पहले कश्मीर की यात्रा के दौरान यह भी कहा था कि चीन नहीं, चीन के कुछ कट्टरपंथी लोग उन्हें अलगाववादी कहते हैं, चीन ऐसा नहीं कहता है। इसके साफ मायने हैं कि चीन के प्रति वे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब जान लेते हैं कि दलाई लामा किस तरह से चीन से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान भाग कर आए थे और यहां उन्होंने शरण ली थी। दलाई लामा लगभग 64 साल पहले 1959 में हिंदुस्तान आए। वे यहां पर तब आए जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उनकी प्रताड़ना से तंग आकर दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ने का फैसला लिया। वे तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल निकल पड़े। उनके साथ कुछ तिब्बत के मंत्री और कुछ सैनिक थे जिनके साथ वे हिमालय के रास्ते हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने में उन्हें कम से कम 15 दिन लगे। 15 दिन बाद वे हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान ने उन्हें धर्मगुरु के तौर पर शरण दी। भारत आने की इस यात्रा के दौरान कई दिनों तक दलाई लामा और उनके साथियों की खबर नहीं मिली, जिसके बाद कई लोगों को यह आशंका लगने लगी थी कि दलाई लामा और उनके साथियों की मौत हो गई। टाइम मैगजीन के मुताबिक एक खबर यह भी थी कि बौद्ध लोगों की प्रार्थनाओं के चलते ऐसी धुंध बनी आसमान में जिसके कारण चीनी जहाज दलाई लामा और उनके साथियों को नहीं देख पाए और वे बचकर भारत आ गए। अब यह जानना जरूरी है कि दलाई लामा 65 साल से भारत में है और उन्हें भारत ने पर्याप्त सम्मान दिया है। उनके भारत में होने के कारण कई बार चीन से भारत के रिश्ते भी खराब रहे हैं। तिब्बत वह जगह है जो चीन और भारत के बीच में आती है, यानी सीमा का यह इलाका भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चीन के लिए, और भारत तिब्बत की स्वायत्तता का, उसकी आजादी का हमेशा समर्थन करते रहा है। ऐसे में उस आजादी की आवाज उठाने वाले दलाई लामा खुद उस मांग से पीछे हट गए हैं और अब चीन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दलाई लामा जो पहाड़ों को पार करते हुए चीन की यातना से तंग आकर हिंदुस्तान आए थे, वे अब खुशी खुशी चीन की शरण में जाना चाहते हैं। आखिर 65 साल भारत ने उन्हें जो शरण दी है उसका यही नतीजा होना था कि वे चीन से हाथ मिला लेंगे। दलाई लामा को लेकर अमेरिका को भी चीन की तिरछी निगाह का सामना करना पड़ा है। दलाई लामा जब अमेरिका पहुंचे तो चीन ने अमेरिका से भी नाराजगी जताई थी। इसके अलावा जिस भी देश ने दलाई लामा का समर्थन किया या उन्हें पनाह दी, चीन ने उसका विरोध किया है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दलाई लामा चीन के किन नेताओं से बात करते हैं, भारत की राजनीति और भारत के सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है और बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा के इस कदम को किस रूप में लेते हैं। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। कमेंट्स जरूर करें ताकि हम
आपके विचारों को समझ सकें।